मेरी नूर आसिफ किस्त 118 पार्ट 1। अरहाम सफ़ेद बाथरूम गाउन पहने लब पीछे अपने गीले बालों को टॉवल से खुश करते हुए मिरर में संजीदगी से देख रहा था। अरहाम सफ़ेद बाथरूम गाउन पहने लब पीछे अपने गीले बालों को टॉवल से खुश करते हुए मिरर में संजीदगी से देख रहा था। और उसके पास थी, शायद उसे मोहब्बत भी करती थी, मगर ये तो तय था वो कल रात खौफ से उसके करीब आई थी। उसकी गाड़ी में करीब आना, फिर कल बेड पर उसकी आंखों में खौफ कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था जो वो देखना चाहता था। राम ने चंचलाते हुए टॉवल ज़मीन पर दे मारा। वो शायद मोहब्बत करती है, ये लफ्ज़ सोचते उसका दिल फगार हुआ था। लफ्ज़ शायद सुइयों की मानिद चुभा था। कल जिस तरह की सिचुएशन थी, वो सिचुएशन में इसके साथ चली है। इसके गुस्से के डर से इसे यूज़ करके उसका गुस्सा दूर करना चाहती थी। उसकी नरमी देखते तभी तो उसने फ़ौरन शाम मेंशन जाने की बात की थी। हमें गहरा सांस लेते, अपने अंदर उठते पंपते सवालों पर खुद को परसकून करने की कोशिश की। मगर चैन किसी पल नहीं आ रहा था। वो आज से 7 माह पहले वाली हूर अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था। वो ये सब ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था हूर उसके पास खुद आए, उसे अपनी मर्जी से खुद को सौंपे। उससे दस्तबरदारी का तो वो मरकर भी नहीं सोच सकता था। इन 7 महीनों में उसे हर पल अपने पास लाने का सोचा था, खुदा से। खुदा से बहुत दुआएं मांगी थी, वो उसके पास चली आए, उसे उस पर रहम आ जाए। मगर ये तो नहीं चाहता वो उससे डर कर उसके पास चली आए। शायद उसकी जान और इज्जत बचाने को इसका एहसास समझ रही थी, जैसे सुल्तान शाह ने कल अपनी बेटी को आराम से इसके साथ आने दिया था। वरना अगर वो ना चाहते तो यकीनन दोनों लेकिन दोनों तरफ के गार्ड्स की गोलियां चल जाती। वो भी शायद कल अपनी बेटी की जान बचाने के बदले में उस पर रहम खा बैठे थे। अरहाम ये सोचते तल्खी से मुस्कुराया था। उससे बाप बेटी का रहम ही तो नहीं चाहिए था। हूर की जान और इज्जत बचाकर उसने किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर एहसान किया था। हूर की जान और इज्जत तो थी ही उसकी। उसने हूर की इज्जत नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाई थी। हूर को अपनी पनाहों में तो कैद करके रखना चाहता था, मगर अपनी हवेली में कैद करके नहीं रखना चाहता था। वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारे जैसे पहले गुजार रही थी, वो ऐसा नहीं चाहता था। वो कमरे में हूर की हंसी की झनकार सुनना चाहता, उसकी बाहों में कैद होके उसकी धड़कन धड़कन पर अपने लब रखे। वो उसे अपने होने का एहसास लाए। वो हूर अपनी ज़िंदगी में वो हूर अपनी ज़िंदगी में चाहता था। अगर उसकी शिद्दतों से डर रही थी तो उसे समझना चाहिए था, वो सिर्फ उसके लिए थी, उसे ही तो बर्दाश्त करना था। वो उसकी बाहों में हो, वो खुद पर कंट्रोल कर ले, ये तो नामुमकिन था। हमने गहरा सांस लेते मिरर में देखते अपने घने बालों में उंगलियां फेरी। अगर वो उसकी मोहब्बत, उसका इश्क दिल से महसूस करती, वो उससे यूँ खौफ न खाती, या फिर वो अभी तक उसकी मोहब्बत को हवस ही समझती। इस सवाल ने एक बार फिर से उसे बेचैन किया था। आपकी मोहब्बत सिर्फ जिस्म से मशरूत है, जो मेरे नज़दीक हवस है। और के लफ्ज़ याद करके वो ज़ख्मी से मुस्कुराया। जिस औरत से वो जुनून की हद तक इश्क करता था, उसकी ज़ात, उसकी सिर रूह में सिर्फ वही थी। उसके लफ्ज़ उसकी रूह को आज भी फगार करते थे। हम लब भींचे वॉशरूम में बनी कबर्ड की तरफ बढ़ा। और हाँ, वॉशरूम से ब्लैक शलवार कमीज पर ब्लैक मर्दाना शाल कंधों पर डाले बाहर आया। और उसकी ब्लैक टी शर्ट में मलबूस सोफे पर बैठी ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी। हम गहरी गर्म निगाह डालते उसकी तरफ बढ़ा। हूर और हाम को देखते, कॉफ़ी टेबल पर रखते जल्दी से खड़ी हुई। वो कल से
वो कल से ऐसे ही बिहेव कर रही थी। राम उसके एकदम से खड़ा होने पर मुस्कुराया था। राम मुस्कुराते उसे कमर से थामे अपनी बाहों में भरते अपने सीने में भींच गया। पता है, तुम्हारी खूबसूरत बदन की खुशबू बहुत अलग है, गुलाब सी कस्तूरी, क्या नाम दूँ इस खुशबू? गुलाम हूर के बालों में मुँह छिपाए गंभीर आवाज़ में बोला। और उसके सीने पर सर रखी उसकी शर्ट के बटन के साथ उंगली से खेल रही थी। दूर जाने के सारे रास्ते मजबूत कर चुका था, उसे अपने सीने में कैद किया हुआ था। आराम की स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू जैसे उसकी आवाज़ मुअत्तल कर रही थी। ज़्यादा पसंद है ये बटन तुम्हें या मेरा सीना पसंद है, जो तुम्हारी उंगलियां हर वक्त यहाँ हरकत करती रहती हैं? राम ने होर की तरफ देखते शरारती लहजे में नरमी से कहा, नहीं, मुझे आपका सीना बिल्कुल नहीं पसंद। हो सकता है किसी और को पसंद रहा हो कभी। आप एक्सपीरियंस शादीशुदा मर्द भी तो रह चुके हैं ना? हूर राम की आंखों में देखते तनसिया ने रूठे अंदाज में बोले। और हाँ, ने मुस्कुराहट दबाई संजीदगी से देखा हूँ। कुल के साथ प्ले लैंड जाने वाली बात पर अभी भी उससे खफा थी। मेरा सीना किसी को पसंद नहीं रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरी होर को पसंद हो, जहाँ मेरा सीना देखे टूट पड़े, मुझे काट खाए, जिस मैं करता हूँ। अरहाम ने झुकते उसकी धड़कनों पर लब रखी उन्हें सख्ती से छुआ। अरहाम की बेबाक हरकत पर हूर की रंगत सुर्खदार हुई थी। मैं क्या पहनूंगी अब, मेरे कपड़े कहाँ हैं? हूर गुलाबी रंगत के साथ बात उछलते बोली। हाँ, उसकी रंगत में सुर्खियाँ देखते कह रहा मुस्कुराया था। वॉशरूम की कबर्ड में तुम्हारे कपड़े हैं, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ, हम नाश्ता करके निकलते हैं। अरहाम ने इसके माथे पर लब रखी। हूर इस बात में सर हिलाते वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अरहाम उसे बाजू से जकड़े फिर से अपने करीब कर क्या था। मेरी टी शर्ट तो देती जाओ। और हमने इसकी टी शर्ट के बटन के अंदर हाथ डालते उसे बेबाकी से छूते, से कान में मध्यम सरगोशी करते, उसे कान की लो को लबों से काटा। हम आपने कपड़े पहन तो लिए, इसका क्या करेंगे? और सुर्ख पड़ते बेसाख्ता बोली तो हम का बर्चस्ता कहका गूंजा था। और सुर्ख पड़ते इसके सीने के साथ लपटी थी। हम सख्ती से अपने सीने में भींच चुका था। हम मुझे शावर लेना है। राम की गिरफ्त में वह मुश्किल सांस लेते बोली। हाँ, मुझे शावर लेना है। और हाँ की गिरफ्त में बमुश्किल सांस लेते बोली। मेरा साथ ही तुम्हारा साथ ही शावर लेने का इरादा था, मगर फिर तुम्हें मशवरा। हमने मुस्कुराते हुए से आँख विंक की और सुख चेहरे से उसके हिसाब से निकलती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। और वॉशरूम से ब्लैक गर्म धानी वाहक मलबूस में बाहर आई, जिस पर ब्लैक वेलवेट की शाल थी, जिसने एक तरफ कंधे पर डाल रखी थी। ब्राउन चॉकलेटी बाल, सिल्की बाल खुले थे। और हम जो फ़ोन पर बात कर रहा था, होर को देखकर स्टिल हुआ था, गले में गिल्टी सी उभर कर मातूम हुई थी। दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। जो फैसला वो ले चुका था, वो कैसे इस पर कायम रह सकेगा? अरहाम का दिल बुरी तरह घबराया था, दिल में जैसे शदीद दर्द उठा था। अरहाम को मबहूस सा देखकर, स्टिल जमे देखकर होर की रंगत गुलाबी हुई। फ़ोन पर बात करना भूल गया था। फ़ोन कान से लगा उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। होर के लबों पर मबहम से मुस्कुराहट पड़ी, मुस्कुराहट बिखरी थी, मगरूरियत भरी। राम को इग्नोर किए ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी। ड्रेसिंग मिरर पर पड़ी लिपस्टिक उठाकर लगाने लगी। राम जो मबहूत सा खड़ा था, उसकी ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते राम होश की दुनिया में वापस आया।
उसके पेट पर अपना हाथ जमाते ही उसे अपने होंठ करीब करते उसे अपनी पुश्त के साथ लगा गया। अगर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँ तो मानोगी क्या? हाँ, मिरर में होठ कर धमकता चेहरा देख कर बोला। क्या? उन्हें हैरानगी से मिरर में हराम को देखा। पहली मरतबा रिक्वेस्ट करा था, मैं तो सिर्फ अपना हक जताते हुक्म देता था। वो होठ की तरफ, तुम अपने होठों को सिर्फ मेरे सामने रंगा करो, किसी दूसरे के सामने कभी अपने होठों पर गहरा रंग नहीं लगाओगे, कभी अपनी खूबसूरती किसी दूसरे के सामने शो नहीं करोगी, चाहे वो औरत ही क्यों ना। हम उसका रुख मोड़ता, उसके तेज़ गुलाबी रंग की लिपस्टिक से सजे होठों पर झुक गया था। पूरा राम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। और हाँ, बहुत नरमी से उसकी लबों पर झुकी उसकी सांसें नील करता, उसकी रंगत, उसकी होंठों की रंगत चुरा कर पीछे हुआ था। और उसके सीने पर सिर रखे अपनी टूटी सांसें बहाल करने लगी। और को नरमी से अपने सीने से लहता करते उसकी गर्दन पर झुलकते अपनी सिलकती सांसें छोड़ी। वो उसकी शर्ट जकड़े अपनी आंखें मोड़ चुकी थी। हम उसकी गर्दन पर, बहुत नरमी से उसकी गर्दन पर अपनी दी हुई सौगातों पर अपने लब रखता और उसकी शर्ट जकड़े अपनी आंखें मोड़ते हुई थी। नरमी से लब रखते वहाँ बहुत नरमी से लब वाइट बना रहा था। फ़ोन रिंगिंग पर और हमने से छोड़ता अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाले कान से लगाया और उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसके सीने पर सर रखे आंखें मोते हुए थे। हम एक हाथ उसी कमर की गिर लपेटे हुआ था। फ़ोन पर मिलने वाली खबर पर हम की रंगत में सुर्खियां घुली थी। ओके, आ रहा हूँ, सख्ती से कहता। फ़ोन बंद कर सके और चलो खाना खाते हैं। हम उसका हाथ तनी से थामे टेबल पर रखे खाने की तरफ बढ़ा। गाड़ी को इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल होते देखकर हूर ने हैरानगी से अरहाम को देखा, जो संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। वो इस वक्त बड़ी सी चादर में लिपटी थी, चेहरा भी छुपा रखा था। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां थीं। वो पूरे रात से सोती आई थी। अभी आंख खुली तो उसकी आंखें तहैयर से फैली थी। उसे इस्लामाबाद लेकर जा रहा था, मगर इसने तो कहा था वो लोग हवेली जाएंगे। उन्हें उलझन भरी निगाहों से अरहाम को देखते फिर स्क्रीन पर नजरें जमाई। क्या अरहाम मुझे अपने अपार्टमेंट लेके जा रहे हैं? खुद ने बेचैनी से सोचा। लब काटते विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। हम मुस्कुराते उसकी तरफ झुका। मेरी जान, लब काटना बंद करो, ये काम सिर्फ मेरा है। क्यों मेरी चीज़ों पर अपना हक जताती हो? और हाँ, मैं हूर की तरफ झुकते सरगोशी तो हूर की आंखें हैरत तो इस्तजाब से फैली थी। इसका चेहरा तो ढका हुआ से कैसे मालूम हो अपने लब काट रही थी। उसकी आंखों में हैरत तो इस्तजाब देखती गहरा मुस्कुराया था। मेरी जान, मेरी नज़रों से खुद को देखो। मेरी आंखों की गहराई तुम्हें पर्दे में भी माप लेती है। हम उसका हाथ पकड़े उसकी हथेली चूमते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। थोड़ी देर बाद राम की गाड़ी, उसकी गार्ड्स की गाड़ियाँ शाह मेंशन के अतराफ में रुकी थी। उन्होंने हैरत से राम को देखा कि गाड़ी देखते ही शाह मेंशन का ऑटोमेटिक गेट खुल चुका था। और हम की गाड़ी शाह मेंशन गेट के अंदर दाखिल होती हुई गिंग सी परेशान बैठी थी। हम आप यहाँ? उन्होंने हैरत से कहा। हमने नरमी से उसका निकाह उतारा। हम गाड़ी शाह मेंशन गेट के अंदर दाखिल होती और गिंग सी परेशान बैठी थी। हम आप यहाँ? उन्होंने हैरत से कहा। हमने नरमी से उसका निकाह उतारा था।
तुम शाह मेंशन में रहना चाहती हो ना। अरहाम के सवाल पर मज़ीद हैरान थी। और मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि तुम सोच नहीं सकती। सच कहूँ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए जुनूनी है, जो तुम्हें हर्ट भी करती है। मेरा जुनून कहता है तुम्हें अपनी हवेली में कैद करके अपनी पनाहों में रखो। मेरा जुनून कहता है तुम्हारी सांसों पर हरदम काबिज रहूं। मेरा जुनून कहता है तुम पर किसी मर्द की नज़र तो दूर की बात किसी औरत की भी नज़र ना पड़े। कुछ बातों पर मैं समझौता नहीं कर सकता, ना मेरा जुनून कम हो सकता है। वो वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। वो है तुम पर किसी की नज़र ना पड़े। मरते दम तक तुम पर किसी की नज़र नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अगर तुम्हें या सुल्तान शाह को लगता है मैंने तुम्हारी इज्जत पर तुम्हारी जान बचाकर कोई एहसान किया है, तो ये मेरे नज़दीक काले है मेरे लिए। तुम्हारी इज्जत तो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो सिर्फ मेरी है। कल तुम्हारी इज्जत नहीं, मैंने अपनी इज्जत बचाई थी। तुम्हारी सांसों में मेरी सांसें बसती हैं। अगर तुम्हारी सांसें रुक जाएं तो क्या मैं जी सकता हूँ? राम उसकी हथेलियों को नरमी से चूमता सवालिया लहजे में बोला। उसकी बात और उसके सवालों पर उलझन भरी निगाहों से देखती। मेरे लिए कल की रात बहुत हसीन थी। सच बताऊं, मेरी ज़िंदगी की हर रात से कल वाली रात खूबसूरत थी। तुम्हारे साथ गुजरी हर रात मुझे पिछली रात से खूबसूरत लगती है। मगर ये रात तुम्हारे लिए भी खूबसूरत हो, ये ज़रूरी तो नहीं। हम की बात पर पूरे ने हैरानगी से राम को देखा। वो क्या कहना चाहता वो समझ नहीं पा रही थी। मेरी मेरी जुनूनियत की कोई हद नहीं। मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। हो सकता है हो सकता है मैं अपनी कही हुई बातों पर कायम न रह सकूं, जैसे कल रात तुम्हारे करीब आने पर कायम नहीं रह सका। वादा किया था खुद से कि तुम्हारे करीब तक नहीं होगा जब तक तुम मेरी मोहब्बत को हवस समझना बंद नहीं करोगे। मगर कल रात में अपने वायदे पर कायम नहीं रह सका। हाँ, मैं हूर की लबों ने जंबिश की। अरहाम ने इसकी लबों पर उंगली रख गया था। जानता हूँ कल तुम इस सिचुएशन पर डरी सहमी हुई थी। तुम्हें सिर्फ मेरी बाहों की ज़रूरत थी, मेरी शिद्दतों की नहीं, मेरी गुर्बत की नहीं। मगर मैं सारी रात तुम पर अपनी शिद्दतें ढाता रहा। सारी रात तुम्हारा डर, खौफ, तुम्हारी आंखों में चमकती शबनम देखकर मैं अनजान बना रहा। इस वक्त मैं अपने बारे में सोचता रहा। सच बताऊं, तुम पास होती खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे तुम सिर्फ चाहिए तो इससे आगे कुछ नहीं। मैं जानता हूँ वक्त के साथ एक कमी आने की बजाय शिद्दत आएगी, पर मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरी जुनूनियत मेरी तुम्हें जुनूनियत हक के मलकियत में तकलीफ़ पहुँची। मैं चाहता हूँ तुम खुशी खुशी मेरी हवेली में कैद रहना पसंद करो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बाहों में इतनी पुरस्कून हो जिस तरह मैं होता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस तरह मेरे लब दीवानगी के आलम में तुम्हें छूते हैं, तुम्हारे लब भी कभी मेरे होठों को नरमी से छू जाएं। उसकी हथेलियाँ नरमी से चूमते बोल रहा था। और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, वो सच भी समझ नहीं पा रही थी। बीवी हो मेरी, हक की मलकियत का एहसास तुम्हारे अंदर भी है। तुम गुल से जेलस हुई, मैं उससे तुम्हारी मोहब्बत समझ बैठा। तुम्हें एक बात का यकीन दिलाता हूँ, मैं मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ना मैं उसके साथ प्ले लैंड किया था। प्रीजे की मामा तुम और हमेशा तुम रहोगे, चाहे तुम कहीं भी रहो। मगर वो हमेशा तुम्हें ही मामा पुकारेगी। हाँ, चाहता था प्रीजे का भाई या बहन आ जाए, मगर शायद ये मुमकिन नहीं। राम की बातों पर होर की हैरानगी बढ़ती जा रही थी। मुमकिन नहीं, मगर क्यों? होर की आंखों में सवाल लहराए थे। और मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। तुम मेरे साथ हवेली रहो, तुम शाह मेंशन रहोगी जब तक तुम चाहो। तुम मेरे साथ हवेली रहोगी या तुम शाह मेंशन रहोगी जब तक तुम चाहो। मेरे पास आओगी तुम जब तक तुम चाहो मेरे पास आओगी तो अरहाम खानज़ादा की खुशनसीबी होगी। वरना हर रात अरहाम खानज़ादा की मातम कदा होगी। वो हर रात अपनी बदनसीबी पर रोएगा।
हराम की आंखों की सुर्खी बढ़ती, हूर की आंखों की हैरत बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। और की आंखों में शबनम बढ़ती जा रही थी। तुम पर मेरे पास आने की कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम जितना दूर रहो, जब तक दूर रहो, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला होगा। अगर तुम बेपर्दा कभी किसी के सामने नहीं आओगी, तुम खुद पर कभी किसी की नज़र नहीं पड़ने दोगी, अगर कभी ऐसा हुआ, मेरी जुनूनियत तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाएगी। सिर्फ एक यही बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम पर्दा मेरी वजह से करती, मेरे डर की वजह से करती। मैं चाहता हूँ ये डर हमेशा कायम रहे। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ आराम खानसादा का हक है, मरते दम तक रहेगा। बल्कि मरने के बाद भी मेरा हक तुम पर रहेगा। राम ने भारी आवाज़ में कहते उसकी आंखें बारी बारी चूमी थी। वादा है आपसे, मेरे वजूद पर सिर्फ आपका हक होगा। अब क्या हुक्म है मेरे लिए? हूर ने अपना हाथ छुपा दे पार लहजे में पूछा। आंखों की शबनम बड़ी थी। मैं तुम्हारे हुक्म को पाबंद हूँ हूर, जैसे तुम कहो। और हमने संजीदगी से हूर के सर सपाट पर चेहरे पर नज़र डालते बेचैनी से उसके लबों को देखा जो उसकी ज़िंदगी का फैसला करने वाले थे। फिर राम की बात पर तसाया मुस्कुराई थी। हुक्म तो आपका चलता है, मुझे अपने वजूद को ढांपना यह आपका हुक्म है। मुझे किसी औरत के सामने नहीं जाना। हवेली जाना है, मुझे शाम मेंशन रहना है। मेरे मामले में सिर्फ आपकी मर्ज़ी, आपका हुक्म चलता है। आप यही चाहते हैं मैं शाम मेंशन हूँ, तो मेरे लिए खुश नसीबी है मैं शाम मेंशन हूँ। यहाँ मेरी सांसें चलती हैं, मगर हवेली में मेरा दम घुटता था। अच्छा किया आप मुझे यहाँ ले आए, पूरे भीगे लहजे में कहते। गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। उसकी सांसें जैसे सीने में दबती खामोश हो रही थी। दरवाज़ा खोलते खोलते वो रुकी थी। और हाँ, कल रात को आपने 7 महीने की कसर निकाली थी। वो रात खूबसूरत होते होते शायद आपके लिए बदसूरत बन गई है, क्योंकि आपका दिल भर चुका है, जैसे मेरा दिल भर आया है आपकी मासूमियत पर। हूर स्मार्ट भीगे लहजे में कहते भीगी आंखों से अरहाम को देखा। दूसरे लम्हे वो गाड़ी से उतरते जल्दी से शाम इंजन के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। लब भींचे सुर्ख आंखों के साथ उसे भागते हुए देख रहा था। वो भागते हुए शाम मेंशन के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। पीछे स्टेयरिंग पर हाथ जमाए बैठा रहा था। जाने कितनी देर हो गई थी, बड़े से खूबसूरत दाखिली दरवाजे तक नजरें जमाए बैठा रहा। और फिर उसने गहरा सांस की थी, थके थके अंदाज में गाड़ी स्टार्ट की थी। हम अपने ऑफिस दाखिल हुआ था। हैदर खान उसके ऑफिस में इसरारी अंदाज में अपनी घनी बेड सहलाते एक हाथ में हाथ में पिस्टल को घुमा रहा था। राम हैदर खान को देखते इस्तहज़ा मुस्कुराते अपनी चेयर की तरफ बढ़ा। बोलो हैदर हाकिम खान यहाँ क्यों आया? राम ने चेयर पर बैठते इस्तहज़ा अंदाज में पूछा। मेरी बीवी और बेटे कहाँ? हैदर खान ने अपनी सुर्ख आंखें हाम की आंखों में गाड़ते पूछा। कौन बीवी और बेटे? हैदर हाकिम खान की तो कोई औलाद ही नहीं। मुझे तो आज पता चला कि हैदर खान के बेटे भी हैं। रहा सवाल हैदर हाकिम खान की बीवी का, तो वो भी हैदर हाकिम खान की हवेली में इसके पास है। राम चेयर से टेक लगाए इस्तेज़ाया मुस्कुराया था। अपनी बकवास बंद करो, सीधी तरह बताओ मेरी बीवी और मेरे बेटे कहाँ हैं, वरना तुम्हारी सी सांसें छीनने में नहीं लगाऊंगा। हैदर चेयर से उठता दहाड़ा था। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। मेरे सामने क्यों दहाड़ने की ज़रूरत नहीं। कौन सी बीवी, कौन से बेटे? वो बीवी जिसका तुमने 7 माह पता नहीं क्या, वो जिंदा भी है कि मर गई है? और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी के किरदार पर घटिया इल्ज़ाम लगाए, तुम चुप रहे। बताओ मुझे ये कैसे हो सकता है? एक मर्द के होते उसकी औरत के किरदार पर वार
किया जाए कैसे हो सकता है यार। हम टेबल पर दोनों हाथ मारते वो राया था। मेरी मोहरे ने जो कुछ भी कहा वो गलत फहमी थी, मैंने उनका साथ नहीं दिया था। यही पूछ रहा हूँ तुमसे हैदर हाकिम खान, तुम्हारी मोहरे की हिम्मत कैसी है सब कहने की? कैसे तुमने इतनी हिम्मत दी कि वो 4 लोगों के सामने तुम्हारी फरिश्ता सिर्फ औरत। औरत के किरदार पर वार के रिहाम हैदर खान की बात पर काटते फंकारा था। मोरे है मेरी, क्या कर सकता था मैं? जितना फरिश्ते का साथ दे सकता था और दिया भी है। मर्द हूँ मगर रिश्तों में उलझा हुआ हूँ, और बीवी माँ दोनों मेरे लिए मेरी जिंदगी है। क्या करता मैं? अपनी मोरे को गोली मारने से तो रहा। तुम बताओ, तुम मेरी जगह होते क्या करते? अरहाम खान, मैं तुमसे लड़ सकता हूँ, ये पिस्टल की गोलियां तुम्हारे सीने में उतार सकता हूँ, खुद पे ये गोलियां खा सकता हूँ, इतना जिगरा और हिम्मत है। मगर अपनी मोरे से कैसे लड़ सकता हूँ मैं? हैदर खान बेबसी से बोला था। मुझसे पूछते हो तुम हैदर हाकिम खान मैं क्या करता हूँ? तो सुनो हैदर हाकिम खान। मर्द हूँ, रिश्तों में उलझ सकता हूँ, मगर बात जहाँ मेरी औरत की इज्जत की आती है तो मेरे लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। मैं अपनी औरत के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करता, कोई इसका नाम भी ले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर तुम्हें एक बात ज़रूर बताऊँगा, सिर्फ इसलिए कि मर्द मजबूर नहीं होता, बल्कि वो खुद को कमज़ोर खुद बनाता है। हवेली से लेकर मेरे इलाके का हर बंदा जानता है हाम खानसादा की औरत उसकी ज़िंदगी में कैसे आई। मगर आज आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे किसी बात का ताना भी दे सके। उसके किरदार पर बात तो करना दूर की बात है। पहले दिन सबको बता दिया था वो औरत है मेरी जिसके साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। गोली मारना, गोलियाँ खाना आसान है, कोई भी मार सकता है। इस ऑफिस के बाहर खड़ा मेरा चौकीदार नाजिम खान मेरे लिए गोली खा भी ले और मार भी दे, मगर मर्द वो होता है जो अपनी औरत के आगे ढाल बनकर खड़ा रहे, उस पर गंदी नज़र डालने वालों की आंखें निकाल और उसके किरदार पर बात करने वाले की जबान जबान निकाल दे। और हाँ, एक लफ्ज़ चबाता हो रहा था। बकवास बंद करो, मोरे हैं मेरी, मोरे हैं वो मेरी। हैदर खान गहरी सांसों के साथ चीखा था। वो खुद को बेबसी के आलम पर महसूस करता। उसके एक गलत फैसले रिश्तों में तवाज़न ना रखने की वजह से हर किसी के सामने मुजरम बना खड़ा था। वो मुजरम जिसे कटहरे में खड़े होने के बावजूद अपने लिए बोलने का हक नहीं था। वो तो अपनी नज़रों में भी मुजरम था जैसे। मोरे हैं तो अपनी मोरे को मोरे की जगह रखते। तुम हराम भी गुस्से से चीखा था। हैदर खान ने जब्बे भींचते सुर्ख आंखों से हराम को देखा। मेरी बीवी और मेरे बेटों का पता बता दो, मैं वादा करता हूँ फरिश्ते पर एक आँच नहीं आएगी। हैदर खान ने गहरे सांस लेते अपने अंदर उठते इश्तियाल पर काबू पाए। मैं तुम पर एतबार नहीं करता, तुम अपना एतबार खो चुके हो। अपनी बहन को जब तुम्हें सौंपा था मुझे लगा था हैदर हाकिम खान की सूरत में मेरी बहन के दुखों का मदावा होने वाला है। तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी थी, मगर तुमने सबसे ज़्यादा उसे तकलीफ पहुंचाई क्योंकि उसका मासूम दिल तुम्हारा बन गया था। उसके दिल पर हुकूमत करने वाले तुम पहले इंसान थे, मगर तुमने उसे तकलीफ पहुंचाई। कभी उसे रोता नहीं देखा था। वो बर्फ़ की चट्टान थी जिसे तुमने पिघला दिया, मगर अफसोस तुमने सच में उसे पिघला कर उसका वजूद ही ख़त्म कर दिया। 7 महीने से रोते तड़पते देखा, इसके कमरे के बाहर खड़े को अक्सर उसकी सिसकियाँ सुनी हैं। क्या गुजरती थी मुझ पर? क्या मेरी तकलीफ़ का मदावा कर सकते हो तुम हैदर हाकिम खान? है आराम ने टेबल पर हाथ मारते को राते हुए पूछा था। मुझे मेरी बीवी और बेटों का पता चाहिए अरहाम खान सादा, वरना मैं गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। हैदर खान ने पिस्टल अरहाम के सीने पर तानी। मार दो मुझे, मगर रिश्ते कहाँ हैं ये नहीं बताऊंगा तुम्हें। ये राज मेरे साथ दफन होगा और जहाँ है तुम, क्या तुम्हारी साथ पुश्ते नहीं ढूंढ सकती। अरहाम इस्तेज़ा या मुस्कुराया।
हैदर हाकिम खान ने चीखते पिस्तौल की सारी गोलियां सामने दीवार पर दे मारी थी। हैदर खान इस्तज़ाइया निगाहों से हैदर खान को देखते। अरहाम खान इस्तज़ाइया निगाहों से हैदर चेयर पर बैठते, चेयर से टेक लगा के ढूंढ लूंगा उसे अरहाम खान, पताल की गहराइयों में छुपी होगी, वहां से भी निकाल लूंगा। दुनिया की कोई ताकत मेरी बीवी मेरे बेटों से मुझे दूर नहीं कर सकती। ताकत लगाऊंगा, मरना पड़ा मर जाऊंगा, मारना पड़ा मार दूंगा, मगर अपनी औरत अपने बेटों को ढूंढ निकालूंगा। मगर उस दिन तुम्हारी बहन की खैर नहीं होगी जिसने ये कदम उठाया। उस दिन तुम भी उसे मेरे शर से बचा नहीं सकोगे। हैदर गुस्से से एक लफ्ज चबाता वहां से निकल गया था। सरान अब्रिश के साथ सवाद के एक बहुत बड़े मॉल में दाखिल हुआ था। ब्रिस्तियाँ चादर जो सर से पैर तक थी मुकम्मल छुपी हुई के साथ सवाद के एक बहुत बड़े मॉल में दाखिल हुआ था। ब्रिस्तियाँ चादर जो सर से पैर तक थी मुकम्मल छुपी हुई थी। चेहरा भी मुकम्मल। ज़रान नरमी से उसकी कलाई जकड़े एक बुटीक में दाखिल हुआ। ज़रान कैसा ड्रेस लूँ? अब्रिश ने मुख्तलिफ ड्रेसेस देखते ज़रान से कहा, तुम कोई सा भी ले लो बीवी, हर ड्रेस में खूबसूरत लगोगी। आज रात के लिए जो मुझे लेना है मैं खुद ले लूँगा। खुद ले लूँगा। ज़रान ने अब्रिश के पर्दे पर लिपटे वजूद पर गहरी निगाह डाली थी। अब्रिश ज़रान को मुस्कुराती शर्मीली निगाहों से देखते नजरें झुका गई। उफ! ज़रान ने अब्रिश को नजरें झुकाई देखकर दिल पर हाथ रखा। जितना मर्जी शर्मा लो बीवी, आज रात तुम्हारी शर्म अच्छी तरह उतार दूंगा। तुम जानती हो ना तुम मुझे बेशरम बहुत पसंद हो। ज़रान इसकी तरफ झुकते मध्यम सरगोशी में आवाज़ में अब्रिश खिलखिला कर हंसी थी। ज़रान उसे हंसता देखकर गहरा मुस्कुराया था। अब्रिश मुस्कुराती हुई ड्रेसेस सेक्शन की तरफ बढ़ी। एक खूबसूरत मैरून कलर की मैक्सी निकालते अब्रिश ने ज़रान को दिखाई जो फ़ोन सुनने में मसरूफ़ था। ज़रान ये कैसी है? अब्रिश ने अपनी साथ लगाई ज़रान से पूछा। ज़रान ने मुस्कुराते हुए ओके का इशारा दिया। ज़रान ये ट्राई कर लूँ मैं? अब्रिश ने ज़रान से पूछा जो फ़ोन पर बुरी तरह मसरूफ़ था। ज़रान के इस बात में सर हिलाने पर वो ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी। अब्रिश ने ट्रायल रूम में दाखिल होते अपनी चादर उतार कर साइड पर रखी। इसने भी वो मैरून ड्रेस ट्राई किया था। ट्रायल रूम का दरवाज़ा दड़ दड़ बजा था। अब्रिश ने हैरत से दड़ दड़ बजते दरवाजे को देखा जिसे बाहर क़यामत आ गई थी। दरवाज़ा खोलो। ज़रान की भारी आवाज़ पर अब्रिश ने धड़कते दिल के साथ जल्दी से दरवाज़ा खोला। अब्रिश को मैरून ड्रेस में देखकर ज़रान ने कहरबार निगाह उसके वजूद पर डाली। क्या हुआ ज़रान? ज़रान को सरसरुख निगाहों को देखकर अब्रिश ने परेशानी से पूछा। ज़रान अंदर दाखिल होता उसकी लंबी दरवाज़ा लॉक कर चुका था। अब्रिश पीछे की होती मेरे साथ टेक लगाई। इतना गुस्से में क्यों तब समझ नहीं पाई थी। किसने कहा यहाँ ये ड्रेस ट्राई करो? ज़रान ने सख्त निगाहों से घूरा। ज़रान क्या मतलब? मैंने आपसे पूछ कर ट्राई किया है। और ये ट्रायल रूम में यहाँ ड्रेसेस ट्राई की जाती है। अब्रिश ने अटकते हुए परेशानी से वजाहत दी। ज़रान की सख्त निगाहों में इसका मुंह से फिर से आप निकला था। मैंने कब कहा तुम्हें कहा कि ये ट्राई करो? ज़रान ने गुस्से से घूरा। आप फ़ोन पर बात कर रहे थे मम, मैंने तुमसे पूछा था, आप तुमने मुझे इशारे से इजाज़त दी थी।
जरान को इतने गुस्से में देखकर अब्रिश का लहजा शिद्दत से भीग उठा। जरान ने खुद पर काबू पाते अपनी हल्की घनी पेट मसली। वो फ़ोन पर मसरूफ़ था। अब्रिश के कुछ पूछने पर उसने तो वैसे ही इस बात में सर हिला दिया था। वो इसकी बात सुनी ही नहीं थी। चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसे पहने रखो, चादर ओढ़ो, बाहर आओ, मैं इस ड्रेस की पेमेंट करता हूँ। सख्ती से कहता ट्रायल रूम का दरवाज़ा खुलता बाहर निकल गया। अब्रिश अपनी भीगी आंखें रगड़ते चादर अच्छी तरह खुद पर ओढ़ते बाहर आए। उसे अभी तक जरान के गुस्से की समझ नहीं आई थी। वो पहली मरतबा उसे शॉपिंग पर लाया था, पहली मरतबा उसका ये रवैया अपना। तो काउंटर पर आई जरान ने उसके लिए कुछ और ड्रेसेस सेलेक्ट करके पेमेंट भी कर चुका था। और ड्रेसेस पकड़ता उसकी कलाई थामता बाहर बुटीक से बाहर आया। अब्रिश भीगी आंख जरान को सुर्ख सुर्ख चेहरे पर नजर डाली। सांप पर उसने कंट्रोल कर रहा है। जरान सतारा के पुरान को कान पर अब्रिश के कदम ठहरे थे। जरान के भारी कदम भी रुके थे। वाइट कलर की जीन्स पर वाइट जर्सी टॉप घुटनों तक आकर टॉप में मलबूस थी। कंधों तक आते सिल्की बाल खुले थे। मुस्कुराते हुए जरान की तरफ बढ़ी। जरान ने एक नज़र अब्रिश को देखा जिसकी आंखों में गुलाबी पनान ठहरा था। जरान अपनी कनपटी मसल से सितारा की तरफ बढ़ा। कैसे हो जरान? सितारा ने जरान की तरफ हाथ बढ़ाया। अब्रिश अपनी मुट्ठी भींचती मुंह फेर गई थी। मैं ठीक हूँ। जरान ने भी जवाबन हाथ बढ़ाया। तुम यहाँ कैसे? जरान ने सतारा से पूछा। आज रात अब्दुल हक के बंगले में पार्टी, मैं भी इन्वाइटेड हूँ। सतारा की बात पर जरान चौंका था। आज अब्दुल हक के बंगले पर पार्टी? लेकिन बात मुझे नहीं पता। जरान ने उलझन भरी निगाहों से सतारा को देखते कहा। कैसे हो सकता है जरान? अब्दुल हक तुम्हें इनवाइट ना करे? सतारा ने उलझन भरे लहजे में। सतारा, तुम आज अब्दुल हक के बंगले पे नहीं जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं अब्दुल हक को हम पर शक ना हो गया हो। तुम्हें मेरे गार्ड्स बेहवाजत इस्लामाबाद पहुंचा दें और अब्दुल हक का ड्राफ्ट अगले हफ्ते नहीं, देखिए अब कल होगा। मेरे बंगले में जरान की बात पर सतारा खान ने इस बात में सर हिलाया था। मैं चलता हूँ, जरान ने कहते पीछे मुड़कर देखा जहाँ अब्रिश रुख मोड़े खड़ी थी। जरान सतारा से खुदाफिज करता अब्रिश की तरफ बढ़ा। चलो, जरान ने नरमी से अब्रिश का हाथ थामा। कहाँ जा रहे हैं हम? अब्रिश ने जरान को देखते पूछा। ये चल रहे हैं, तुमने ड्रेसेस लेने थे वो ले लिए। जरान उसकी भीगी आंखों को देखते बगौर बोला। यकीनन अब सतारा की वजह से उसकी आंखें भीग रही थी। यकीनन मुझे हवेली छोड़कर तुम्हें अपनी किसी मीटिंग के लिए निकलना होगा। अब्रिश ने इस्तेज़ाया ना। हाँ, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं रात को जल्दी आ जाऊँगा। जरान ने संजीदगी से कहा। आ ही जाएंगे, आपकी मीटिंग खुद चलकर इस्लामाबाद से यहाँ तो आ गई है। यहाँ जो आ गई है। अब्रिश भीगे लहजे में कहते तेज़ी तो एक ज्वेलरी शॉप की तरफ जरान की कनपट्टी मसलते अपने अंदर उठते इश्तेहार का बुपाते अब्रिश के पीछे ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ था। फिर अपने सामने रखे मुख्तलिफ गोल्ड के सेट्स देख ली। जरा ने गहरा सांस करते अब लेते अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर उड़ाई। अब पिछले एक घंटे से मुख्तलिफ ज्वेलरी सेट्स देख रही थी, निकलवा रही थी। पसंद एक भी नहीं किया था, ना इससे इसकी पसंद का पोशी। जानता था तारा खान के उससे नाराज़ हो चुके हो, जानबूझकर अब लेट करी ताकि वो आज रात मीटिंग के लिए ना जा सकें। मैम आपको क्या चाहिए, हम वैसा आपकी पसंद का दिखा देते। सेल्समैन शायद झंझला गया तो उसने काउंटर पूरा भर दिया था। शायद आपका शाप का हर भारी सेट मुख्तलिफ सेट सब्रिज के सामने रखे तो एक नज़र देखते पीछे कर लेती। जरान जिस सेट पर हाथ रखा उसकी तरफ तो देख भी नहीं रही थी।
इसे जो पसंद है वो लो, हवेली वापस चलना है, काफ़ी लेट हो चुके हैं। ज़रा ने उसकी तरफ झुकते दांत पीसे थे। इस शॉप का सबसे महंगा सेट कितने का है? एब्रिशन सेल्समैन, जी मैम। सेल्समैन हैरान हुआ था। अब्रिश तुम्हें जो पसंद है वो ले लो, महंगा सस्ता क्यों पूछ रही हो? ज़रा ने अब्रिश को घूरते मध्यम आवाज़ में कहा। आपने जितने भी मुझे सेट दिखाए सारे पैक कर दिए। अब्रिश ने सेल्समैन को देखकर संजीदगी से कहा। जी मैम। सेल्समैन मज़ीद हैरान हुआ था। ये सारी ज्वेलरी तकरीबन 15 करोड़ की थी। ज़रान गहरा सांस लेकर सीधा हुआ था। ठीक है, ये सब पैक कर दो। ज़रान ने अपना क्रेडिट कार्ड सेल्समैन की तरफ बढ़ाया। अब्रिश ज़रान को भीगी निगाहों से देखते रुक फेर दी थी। ज़रान कमरे में दाखिल हुआ तो रमज़ेश, तहरीन और आसिफ किस्त 118 पार्ट 2। ज़रान कमरे में दाखिल हुआ तो तमाम ज्वेलरी सेट कपड़े ज़मीन पर पड़े थे। वो कमरे में नहीं थी। ज़रान ने लब भीनते ज्वेलरी सेट उठाते हुए बेड पर रखे। एक झटके से वो इसका बैंक बैलेंस आधा करके भी खुश नहीं थी। ज़रा ने गुस्से से वॉशरूम के बंद दरवाजे को खोलते अपना कोट उतारकर ज़मीन पर दे मारा। वो पूरी तरह झंझला कर रह गया था। समझ नहीं आ रहा था ब्रिज को कैसे हैंडल करे। अगर वो सितारा खान की सच्चाई बताता तो क्या वो समझती? हज़ारों मरतबा पलविशा के बारे में सफाइयाँ देने के बावजूद वो समझी नहीं थी। उसे ज़रा भी खबर होगी कि वो सितारा खान से तन्हाई में बंगले पर मिलता रहा है और इसकी और सितारा खान के बारे में मीडिया में मुख्तलिफ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। वो दोनों रिलेशन में हैं। क्या वो उस पर यकीन करेगी? वो समझ पाएगी ये सब कुछ? उल्टा वो इसकी सारी सच्चाई उसके मुंह पर मार कर वही सोचेगी जो वो सोचना चाहती। उफ। ज़रा ने सोफे पर बैठे अपने घने बालों में उंगलियां फेरी। अब्दुल हक कुछ तो ऐसा कर रहा था जो वो समझ नहीं पा रहा था। जन परेशानी से अपने घने बालों में उंगलियां फंसाए हुए था। अब्दुल हक बहुत ख़तरनाक आदमी था। वह जात से भी कई गुना। यकीनन इसकी और सितारा की जान को खतरा भी था। वो सितारा खान को सवाल बुलवाने का मकसद भी समझ नहीं पा रहा था। अब वो खुद इस्लामाबाद कैसे जाएगा? यकीन अब्दुल हक ने उस पर नज़र रखी हुई उससे पहले अब्दुल हक कुछ करे उसे अपना दाव पेच खेलना ही था। वो पूरी तरह फंस गया था। वो अब किसी सूरत पीछे नहीं हट सकता था। अगर वो पीछे हट जाता तो अब्दुल्ला को उसकी जान लेकर छोड़ता। उफ, ये सब कैसे होगा? जरान ने झंझलाते हुए टेबल पर मुक्का मारा। उसी लम्हे अब्रिश वॉशरूम से बाथ गाउन में भीगी जुल्फ़ों से बाहर आई थी। जरान की नज़रें बेइख्तियार उस पर उठी। अब्रिश का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आंखों की रंगत में गुलाबियाँ गली थी। यकीनन वो बाथरूम में शावर लेती रोती रही थी। जरान ने बुरी तरह जबड़े बीते सर नफ़ी में हिलाते अपनी पिछली गर्दन रख की। बाहर के मसाइल को सुलझाए, अपनी बीवी की इनसिक्योरिटीज़ दूर करे जो दूर होने का नाम नहीं लेती थी। 15 करोड़ क्या वो बाहर की औरत पर खर्च कर सकता था? वो अपनी अहमियत क्यों नहीं समझ पा रही थी? समझ पा रही थी उस पर 15 करोड़ ही नहीं 1500 करोड़ भी बिला तामल खर्च कर सकता था। सान इस पर बेबाक गहरी निगाह डाली। घुटनों से ऊपर शार्ट बाथरूम में वो उसका दिल, जिगर, गुर्दा सब कुछ निकाल चुकी थी। दिल उछल कर हलक में ही अटक गया था। वो शावर लेकर अपना गुस्सा उतारती थी मगर शार्ट गाउन पहनकर उसको खून जलाकर उसके अंदर की आग भी भड़काती थी। जरान उसे गहरी इस्तेहकाक भरी निगाहों से देखते सोफे से उठता अब्रिश के मुकाबले आया। अब्रिश, तारा खान जस्ट मेरी पार्टी की मेंबर है। तुम्हें बता चुका हूँ सब कुछ। फिर ये रोना धोना क्यों? फिर ये रोना धोना क्यों? ज़रा ने अब्रिश के सुर्ख सफ़ेद चेहरे को देखते संजीदगी से इस्तफसार किया। ये रोना इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का मिस्टर ज़रान खानसादा अपनी बीवी को सर से पाँव तक चादर में छुपा कर रखता है। ट्रायल रूम में बीवी के कपड़े ट्राई करने पर वो गुस्से से पागल हो जाता है।
यहाँ तक कि वो अपनी बीवी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझता कि वो अचानक गुस्से से पागल क्यों हो गए। वहीं मिस्टर खानज़ादा सरेआम अपनी पार्टी के मेंबर से फ़खरियाँ हाथ मिलाता है और अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करता है वो इस बात पर रिएक्ट भी ना करे। अब्रिश ने जवाबन भीगी आंखों से इस्तेज़ाई अंदाज में सवाल किया। बीवी ने अच्छा खासा रिएक्ट किया है, एक ही लम्हे में शौहर का दिवालिया निकाल कर रख दिया है। और कैसे रिएक्ट करे ये मासूम बीवी, और कैसे वजाहत दे अपनी मोहब्बत का ये मासूम शौहर। जरा उसे कमर से थामे अपने करीब कर गया था। काश तुम समझ सकते मुझे तुमसे क्या चाहिए। ब्रिश ने जरान को जख्मी निगाहों से देखा था। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, मुझे अच्छी तरह पता है। जरान उसकी गर्दन में मुंह छुपाते ब्रिश के गीले बदन की महक अपने अंदर उतारते गंभीरता लहजे में बोला। मिस्टर खानज़ादा, तुम वहाँ रोमांटिक हो जाते हो जहाँ होना नहीं चाहिए। जहाँ होना नहीं चाहिए वहाँ रोमांटिक हो जाते हो। तुम अनजान क्यों बन जाते हो मेरी फीलिंग से। मुझे तुमसे जो चाहिए वो क्यों नहीं देते। अपनी जरान की बात पर जख्मी सा हंसते उसकी शायद मुट्ठियों में जकड़ गई थी। तुम खुद ही बता दो मिसेस खानज़ादा, तुम्हें क्या चाहिए और वो दुनिया के किस कोने से मिलता है, ख़रीद कर मैं तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूँ। अपनी की भीगी आंखें देखते गुस्से से जरान का लहज तंजिया हुआ था। अपनी जरान के तंज पर जख्मी से मुस्कुराते उससे लहता हो। जरान उसे कमर से तामे फिर से अपने करीब अपने करीब कर गया। मेरा इंतज़ार करना जाने मन, ड्रेसिंग रूम में तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल रखा है। चाहता हूँ मेरे आने पर तुम मुझे वो पहन कर मिलो। तुम्हें सर से पैर तक चूम कर तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। जरान उसे कमर से जकड़े करीब करते बोला। अच्छे, ऐसे होते हैं गिले शिकवे दूर। अब्रिश ने भीगे लहजे में मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे नज़दीक तो ऐसे ही होते हैं। तुम मेरे करीब ज़रा सा आ जाओ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए मौजूद हर कड़वाहट मिठास में बदल जाती है। जरान उसे बगौर बगौर देखता उसके लबों पर अपने दहकते लफ्ज़ सख्ती से रख गया था। यानी तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कड़वाहट है। अब्रिश ने भीखे लहजे में इस्तफसार करते उसकी शर्ट मुट्ठियों में सख्ती से जकड़े उसके लबों पर अपनी उंगलियां रखी थी। होती तो तुम्हें अमेरिका से वहाँ अपने पास वापस ना लाता। यही तो इस पाक बंधन की खूबसूरती है। जिस्मों के मलाप से दिलों की कड़वाहट तक ख़त्म हो जाती है। जहान उसकी उंगलियां अपने होठों से हटाता उसकी गर्दन में अपनी घनी पेट सख्ती से रब की थी। अब्रिश सिसकी बरते हुए से दूर हुई। मेरी खूबसूरत बीवी मत चिल्लाया करो अपना खून, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मरते दम तक तुम्हारा हूँगा रहूँगा। जरान से अपने करीब करते उसकी भीगी पलकों को नरमी से चूम गया था। मरने के बाद भी सिर्फ मेरे रहोगे, मैं तो 70 हूरों को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। याद रखना तुम। अब्रिश उसकी शर्ट पकड़े से अपने करीब कर गई थी। जरान की लब अब्रिश की गुलाबी लबों से जा टकरा थी। दोनों की एक दूसरे की आंखों में गड़ी थी। जरान ने से कमर पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाया। जुल्म मिसेस खानज़ादा, यहाँ भी एक वहाँ भी एक, कम से कम 70 नहीं 4 को ही मेरे करीब आने दे देना। सराह ने उसे घेरी निगाहों से देखते शरारती अंदाज में कहा। जानता था उसकी इमोशनल फुल बीवी का रिएक्शन क्या होगा। एक औरत की गुर्बत तुम्हारे लिए जुल्म है क्या। 4 औरतों में ऐसा क्या होगा जो मेरे पास नहीं है। ऐसा भी क्या वो तुम्हें दे सकती हैं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अब की आंखों के गुलाबी पन ने शिद्दत इख्तियार की थी। उफ, मेरी पोजेसिव बीवी। ये मिस्टर खानज़ादा जाए तो आखिर कहाँ जाए। जरान
ने ठंडी आह भरी थी। मेरी पोसेसिवनेस तो दिखाई देती है तुम्हें, मेरी शदीद मोहब्बत नहीं दिखाई देती तुम्हें। शबनमी लहजे में सवाल करते शिकवा के ना निगाहों से ज़रान को देखा। तुम्हारी शदीद मोहब्बत में आज रात बेड पर देख लूँगा। आज मुझे अपनी वाइफ की तरफ से वाइल्ड रोमांस चाहिए, जिस तरह का वाइल्ड इश्क करती है मुझसे, इस तरह का रोमांस कि सारी रात मैं सो ना सकूं। ज़रान उसके आरिस पर शिद्दत से दांत गाड़ गया था। अब्रिश ने उसे इसकी भरते आरिस पर हाथ रखा जहाँ वो पल में निशान छोड़ गया था। ज़रान मुस्कुराते उसे अपनी बाहों से आज़ाद करते ज़रान मुस्कुराते उसे अपनी बाहों से आज़ाद करते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। ज़रान तुम्हारी मीटिंग तारा खान के साथ है क्या? अब्रिश के सवाल पर उसके कदम रुके थे। ज़रान ने इसके सवाल पर गहरा सांस लिया था। नहीं। ज़रान एक लफ्ज़ी जवाब देता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। अब्रिश ने अपनी भीगी आंखें रगड़ते गहरे सांस लेते अपने लरसते वजूद पर काबू पाया। ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए ज़रान के फ़ोन की तरफ मतवज्जा हुई जो वाइब्रेट हुआ था। उसने बेयकीनी से मोबाइल पकड़कर देखा जहाँ तारा खान के मैसेज की नोटिफिकेशन थी। वेटिंग मैसेज पढ़ते अब्रिश के बदन की लर्जाहट में इजाफा हुआ था। ड्रेसिंग टेबल पर वो मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखते जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ते। शामन करते शावर के नीचे खड़ी हुई थी। बाहर एक नेवी ब्लू कलर की खूबसूरत सी पिठानी फ्रॉक में मलबूस थी जिसने खूबसूरत सी मरीना गर्म बिलो शाल सर पर अच्छी तरह ओढ़ी हुई थी। लंबे चॉकलेटी सिल्की बाल शाल के नीचे से अपनी झलक दिखा रहे थे। होंठों पर गुलाबी शाइनिंग लिप ग्लोस लगाए हुई थी। आंखों में गहरा काजल लगाए हुए थे। पलकों पर मस्कारे का कोट किया हुआ था। बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल होती उसने अपनी गिद्ध ओढ़ी हुई ब्लैक चादर उतार दी थी। उसे आज सुबह ही खबर मिल गई थी कि शहरामत सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया था, मगर वो हवेली नहीं, हॉस्पिटल आया था। जब से उसे पता चला था वो कांटों पर लौट रही थी। ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हवेली क्यों नहीं आया, पहले हॉस्पिटल क्यों आया? उसे सबसे पहले अपने बेटे बहराम से मिलना चाहिए था। बहराम से इम्पोर्टेंट तो उसे इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो हॉस्पिटल चला क्यों आया? इन 10 दिनों में उसने बहराम को देखने के लिए एक वीडियो कॉल भी नहीं की थी। उसने इन 10 दिनों में हर लम्हा उसकी वीडियो कॉल का इंतज़ार किया था जिसमें वो तड़पते हुए अपने बेटे को देखने की ख्वाहिश करता। बीवी तो दूसरी मिल सकती है, उसका नेमल बदल हो सकता है, मगर अपने बेटे पहले बेटे से बढ़कर कुछ और अहम कैसे हो सकता है शहराम खान के लिए? इस सवाल ने उसके अंदर की घुटन और इज़्तिराब में इजाफा किया था। दिल में जलते कोयलों को शहराम की बेतनाई फिर से एक बार हवा दे गई थी। वहाँ जल चुकी थी कि उसका वजूद स्याह हो चुका था। इस जले हुए स्याह वजूद से भी चिंगारियाँ उठती उसे हर लम्हा राख का देर करते इनमें आग भड़का देती। दहकती आग और खुद के अंदर कितना बर्दाश्त करती दहकती अंदर आग और खुद के अंदर कितना बर्दाश्त करती उसका इंतज़ार किए बगैर हॉस्पिटल चले आए थे। भारे तेज तेज कदम उठाती कॉरिडोर से होते स्टाफ रूम में दाखिल हुई। स्टाफ रूम में बैठी बहुत डॉक्टर बहारे को देखकर खड़ी हुई थी। वेलकम डॉक्टर बहारे। डॉक्टर महाम ने मुस्कुराते हुए बहारे से हाथ मिलाया। थैंक यू डॉक्टर महाम बहारे मुस्कुराई थी। डॉक्टर बहारे आप तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई। माँ बनना सच में खूबसूरत एहसास होता है। डॉक्टर अनीज़ा बहारे को देखते रश्क से बोली आप ठीक कह रही हैं, माँ बनने से ज़्यादा खूबसूरत एहसास कोई नहीं होता, मगर अफसोस ये खूबसूरत
ये कोई ही महसूस करता है माँ बनने के बाद खूबसूरत लम्हात हर किसी के नसीब में नहीं होते। भारी ज़ख्मी लहजे में बोलती मुस्कुराई थी। भारे की बात पर डॉक्टर अनायसा और डॉक्टर माहम ने एक दूसरे की तरफ उलझन भरी निगाहों से देखा। उसी लम्हे शहराम दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुआ था। भारे को यहाँ देख कर वो बुरी तरह चौंका था। दोनों की निगाहें मिली थी। भारे उसे देखते उसी लम्हे निगाहें फेर कर रह गई थी। इस सितमगर को देखना ही नहीं था। शहराम उस पर से नजरें हटाना भूल गया था। पूरे 10 दिन बाद उसे देख रहा था। जिस हाल में से छोड़ कर गया था वो वाली बहारें बिल्कुल नहीं लग रही थी। पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। रुखसती से पहले वाली बहारें लग रही थी, इससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत। शहराम ने गहरी निगाहों से उसका जायज़ा लिया। शहराम को अपने दिल में बहारे के लिए वही जज्बात फूटते महसूस हुए थे जो रुखसती से पहले थे। वैसे ही दीवानगी महसूस कर रहा था। ऐसे ही लग रहा था जैसे उसने कभी बहारे को छुआ ही नहीं। वैसे ही उसे देखते तड़प उठता था। आज भी तड़प उठा था। ये 10 दिन तो उसके लिए सदियों के बराबर थे। बहराम और अपने बहारे के बहराम के बगैर उसने कैसे गुजारे थे वो वही जानता था। बहराम तो इतनी शिद्दत से याद आता था, वो उसे वीडियो कॉल में देखने की हिम्मत नहीं कर सका था। शहराम को यूं दीवानों की तरह देखने पर डॉक्टर नीज़ा और डॉक्टर माहम के लबों पर जुम्मानी मुस्कुराहट बिखरी थी। अपनी बीवी पर किसी को यूं फ्लैट होते किसी को पहली बार देखा था। शहराम पागलों की तरह से देख रहा था। बाहर इस सर सपाट चेहरे के साथ निगाहें फेरे बेरुखी से खड़ी थी। शॉल फिसलती कंधों पर आई थी। बहारे की सिल्की बाल कमर पर बिखरे थे। उसने अपनी शॉल दोबारा से सर पर लेना ज़रूरी नहीं समझा था। शहराम ये देखकर बड़बड़ चला था। वो आज ज़रूरत से ज़्यादा ही तैयार हुई थी। बाल स्ट्रीट भी किए हुए थे। पलकों पर मस्कारा भी लगाया था। आरिस पर ब्लशर और हाईलाइटर भी लगाया था। उसका गहराई से जायज़ा ले चुका था। बाल कभी भी खुद स्ट्रेट नहीं करती थी। उसने के बाद वो ही स्ट्रेट करता था, मगर आज तो लगता था उसने खुद पर बहुत मेहनत की थी और वो सच में नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। शहराम ने खुद पर काबू पाते अपनी निगाहों का रुख डॉक्टर अनीसा और डॉक्टर माहम की तरफ किया। डॉक्टर माहम हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स को आगाह करें कि आधे घंटे तक मीटिंग रूम में जमा हों। 10 दिन यहाँ नहीं था। यहाँ की हवाओं ने रुख ही बदल लिया है और मुझे बदलती हवाओं का रुख बिल्कुल पसंद नहीं आया। शहराम ने चुपती निगाह बहारे पर डालते कहा था। बहारे का इतना तैयार होकर हॉस्पिटल आना छुपा था। ये पहली मर्तबा था। बालों के साथ हॉस्पिटल में खड़ी थी। उसने कभी उस पर पाबंदी नहीं लगाई थी, मगर उसके खुले बाल वो किसी के सामने पसंद नहीं करता था और वो खुद भी इस बात का ख्याल रखती थी। अपने सर से दुपट्टा उतरने नहीं देती थी, मगर आज तो उसे परवाह ही नहीं थी। वो उससे अनजान भी बनकर खड़ी थी। 10 दिन बाद देखने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि एक से दूसरी नज़र उस पर डाली नहीं थी। जी सर। डॉक्टर माहम ने इस बात पे सर हिलाया। 10 मिनट मतलब 10 मिनट। बहुत सी शिकायतें मिली हैं मुझे आप सबकी। जल्दी से जल्दी से सब जमा हो, शहराम सख्ती से कहता दरवाजे की जाने पड़ा। और हाँ डॉक्टर बहारी, आप मुझे 10 मिनट से पहले मेरे ऑफिस में मिले। शहराम ने दरवाजे के पास रुकते हुए हुक्मिया लहजे में कहा। वो उसके हुक्म पर वैसे ही खड़ी थी जैसे सुना ही ना हो। भारे का सट से पार्ट रिएक्शन देखते शहराम का पारा हुआ हाई हुआ। मैं आपसे बात करता हूँ डॉक्टर बहारे। शहराम का सर लहजा ऊंचा हुआ था। ओके सर, मिलती हूँ आपसे। बाहर एक लफ्ज़ बात शहराम को देखती उसके करीब से गुजरते दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गई थी। शहराम छिनचिल्लाते हुए
अपनी गनी बेड पर हाथ फेरते उसके पीछे गया, मगर कॉरिडोर में उसका नामो निशान नहीं था। शहराम उसकी इतनी उजलत पर गुस्से से बल खाकर रह गया था। शहराम खुद पर काबू पाते अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। शहराम मीटिंग रूम में बैठा बहारे का इंतजार कर रहा था, जो अभी तक नहीं आई थी। तमाम डॉक्टर आ चुके थे, मगर वो अभी तक नहीं आई थी। शहराम मीटिंग रूम में बैठा बहारे का इंतजार करता, जो अभी तक नहीं। वो पिछले 10 मिनट से अपनी गनी पेट पर हाथ फेरते बहारे का इंतजार करता। डॉक्टर आयसर, डॉक्टर शमरोज, डॉक्टर मारवा, डॉक्टर दानियाल, डॉक्टर नीज़ा, डॉक्टर माहम, डॉक्टर सबीन, डॉक्टर मुस्तफ़ा, इस वक्त जो भी डॉक्टर ड्यूटी में मौजूद थे, सब ही मीटिंग रूम में मौजूद थे सवाई बहारे के। वो ऑफिस में भी इससे मिलने नहीं आई थी। तमाम डॉक्टर्स एक दूसरे को देखते शहराम के सर सपाट चेहरे को देख रहे थे। इसी असना में बहारे मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शहराम उसे देखता चेयर पर सीधा हुआ था। डॉक्टर बहारे सिट है। बहारे को सामने की तरफ बढ़ता देखकर शहराम ने संजीदगी से पुकारते अपने साथ वाली सीट की तरफ इशारा किया। डॉक्टर बहारे सिट हेयर। बहारे को सामने की तरफ बढ़ता देखकर शहराम ने संजीदगी से पुकारते अपनी साथ वाली सीट की तरफ इशारा किया। आई थिंक आई एम मोर कम्फर्टेबल हेयर। बहार शहराम के साथ वाली खाली चेयर पर डॉक्टर आयसर को बैठा देखकर सर लहजे में बोलती डॉक्टर फुरकान के साथ वाली चेयर पर बैठी थी। बहारे की बात पर शहराम की रंगत सुर्ख हुई थी। बहारे को डॉक्टर फुरकान वाली सीट के साथ बैठा देखकर शहराम ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया था। तमाम डॉक्टर ये सब देखते अपनी अपनी कुर्सियों पर अलर्ट होकर बैठे थे। शहराम के गुस्से से सब बखूबी वाकिफ थे। तो शहराम के बीच कोल्ड वार का भी सबको अंदाजा हो गया। शहराम ने अपनी कुनपटी उंगली से मसलते खुद पर मुश्किल काबू पाया। बहारे के रवैये ने सब पर आश्कार कर दिया था इन लोगों के बीच कुछ ठीक नहीं, और वो ये नहीं चाहता था। सबसे बढ़कर से डॉक्टर फुरकान के साथ वाली चेयर पर बैठा देखकर दिल में भांपड़ से चले थे। शहराम के चेहरे में खतरनाक हद तक सुर्खियां खुली देखकर सबके चेहरे संजीदा हुए थे। मुझे बता सकते हैं आप डॉक्टर शमरोज, मेरे 10 दिन हॉस्पिटल में ना होने से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ के पेशेंट्स और कुछ जूनियर डॉक्टर्स को मसाइल होने लगे। मुझे 10 मिनट नहीं हुए थे हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जितनी मुझे शिकायत मसूल हुई हैं। पेशेंट से लेकर डॉक्टर तक, वार्ड बॉय से लेकर गेट पर खड़े चौकीदार तक को शिकायत थी। और ये फाइल देखें, ये रिकॉर्ड्स देखें सब डॉक्टर्स का। सब डॉक्टर्स ने एक छुट्टी तो की है, एक एक छुट्टी तो की है, क्या है ये सब। शहराम ने गुस्से से फाइल टेबल पर पटकी। भारे पर आया हुआ गुस्सा वैसे उतारा था। सीनियर डॉक्टर शमरोज से उसने कभी इस लहजे में बात नहीं की थी, मगर आज तो उसका अंग अंग चल रहा था। उसकी बीवी उसकी बात की लाज ना रखते सामने किसी और डॉक्टर के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी उसके सामने किसी और डॉक्टर के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। शहराम ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर शमरोज वजाहती अंदाज में बोलते सीधे हुए थे। तो ये कैसी बात है डॉक्टर शमरोज, आप सीनियर हैं, मेरे बाद ये हॉस्पिटल आपके वाले था, मगर फिर भी इतना पोर रिजल्ट। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। शहराम लफ्ज चबाते हुए बोला। सर सुर्ख शोला बा निगाहें बहारे पर गड़ी थी। शहराम के अंदाज पर डॉक्टर शमरोज लब भेजे खामोश हुए थे। लेकिन सर, इसमें डॉक्टर शमरोज का कोई कसूर नहीं है। यहाँ के लोग आप पर बहुत एतमाद करते हैं। हम सब डॉक्टर्स की काज जबान सब कुछ यहाँ के लोगों से अलग है। और जहाँ तक छुट्टी करने की बात है,
जब किसी डॉक्टर ने छुट्टी की है तो डॉक्टर शमरोज़ ने उस दिन डबल ड्यूटी दी है। डॉक्टर फुरकान ने अपनी चेयर पर सीधे होते संजीदगी से वजाहत दी, कहा ज़बान अलग से होने से कुछ नहीं होता, एतमाद दिलाना पड़ता है। अगर यहाँ के लोग आप डॉक्टर्स पर एतबार नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? मगर ज़िंदगी में हर जगह पर सीरियस होना पड़ता है, अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ती है, फिजूल के जोक सुनाकर अपनी इज्जत नहीं घटाई जाती। शहराम ने शोला बार लहजे में कहते डॉक्टर फुरकान को घूरा था। शहराम की बात पर डॉक्टर फुरकान का चेहरा शदीद सुर्ख पड़ था। वहाँ बैठे तमाम डॉक्टर्स के चेहरे काफ़ी हद तक संजीदा हुए थे। डॉक्टर फुरकान की इंसल्ट किसी को पसंद नहीं आई थी। शहराम का अंदाज़ किसी डॉक्टर को पसंद नहीं है। सबके चेहरों पर नागवारी लहराई। अगर आपको लगता है आपका हॉस्पिटल आपके बगैर कोई नहीं संभाल सकता तो आपको यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। आई थिंक डॉक्टर फुरकान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्पेसिफिक पर्सन पर ही किया जा सकता है। यहाँ के लोग आप पर एतमाद करते हैं क्योंकि आपने उनका एतमाद नहीं तोड़ा अभी तक। जिस दिन वो एतमाद टूट गया वो आप पर भी एतमाद नहीं करेंगे। भारे ने पेन से कुछ आड़ी तिरछी फाइल आड़ी आड़ी तिरछी लकीरें फाइल पर खींचते डॉक्टर फुरकान को मुस्कुराते हुए देखते दूसरे पल शहराम को देखते संजीदगी से कहा। बहारी की बात पर शहराम की रंगत में खतरनाक हद तक सुर्खियां गली थी। उसके लबों से डॉक्टर फुरकान का नाम उसके अंदर शोले दहका गया था। उसकी बीवी होते सब डॉक्टर्स के सामने उसके मुखालिफ जा रही थी। और बहारे का डॉक्टर फुरकान को मुस्कुरा कर देखना तो उसे ऐसी आंख लगा गया था, पाँव के तलवों से तपश निकलती दिमाग तक पहुंची थी। मीटिंग रूम में जैसे सबको सांप सूंघ गया था। मौत का सन्नाटा सा छाया था। सब एक दूसरे को देखते शहराम बहारे एक दूसरे की निगाहों में निगाहें गाड़े थे। शहराम की आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हुई थी। बहारे की आंखों में इस्तेज़ायापन था। डॉक्टर शमरोज़, इस हॉस्पिटल को बाप नहीं देखना है। मेरे अब पाकिस्तान और अब्रोड के चक्कर लगते रहेंगे। पाकिस्तान और यहाँ के लोगों से मेरा दिल उचाट हो गया। शहराम बहारे को सद निगाहों से देखता चेयर से उठता तेज़ी से वहाँ से वॉकआउट कर गया था। शहराम के भारी कदमों का रुख जनरल वार्ड की तरफ था। इस वक्त ब्लू जींस पर वाइट शर्ट पहने हुए था, जिस पर ब्लू स्लीवलेस स्वेटर पहने थे। शहराम का चेहरा सर्द और संजीदा था। आंखें अभी तक सुर्ख थी, जिसकी सुर्खी कम होने की बजाय बढ़ रही थी। वो मुश्किल अपने ऊपर काबू पाया हुआ था। वो जब से हॉस्पिटल आया तो उससे शिकायतें मसूल हो रही थी, इसलिए उसने पूरे हॉस्पिटल का राउंड लिया था। बच्चों में जनरल वार्ड में दाखिल होते उसके भारी कदम दरवाजे के पास रुके थे। सफ़ेद रंगत में सुर्खियां सी गुली थी। वो सख्ती से चप्पड़े भींच गया था। बाहरी डॉक्टर फुरकान के करीब खड़ी हाथ में पकड़ी फाइल पर कुछ डिस्कशन कर रही थी। डॉक्टर फुरकान बहारी के चेहरे पर निगाहें जमाए उससे कुछ कहता। शहराम के खून में भांबर से चले थे। उससे कभी इस तरह डॉक्टर फुरकान से बात करते नहीं देखा था। जब भी देखा उसे डॉक्टर फुरकान को सख्त सुनाते ही देखा था। पहले मीटिंग रूम में डॉक्टर फुरकान की साइड लेना, अब जिस तरह वो डॉक्टर फुरकान के सामने खड़ी थी, ये शहराम का खून रगों में भड़का चुका था। डॉक्टर फुरकान के दिल में बहारे के लिए जज्बात थे, इस वजह से डॉक्टर फुरकान के सामने खड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। आज पहली बार बहारे का वजूद हॉस्पिटल में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शेराम अपने मुंह पर हाथ फेरता वार्ड के अंदर दाखिल होते मुख्तलिफ पेशेंट्स की तरफ बढ़ा। वो एक बेड के करीब खड़ी होकर इस पेशेंट और उसकी मदर से बात कर रहा था कि बहारे की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। शेराम ने मुठियाँ पीछे खुद पर मुश्किल काबू पाया था। शेराम की सिलक थी निगाहें बहारे पर बेख्तियार उठी थीं। उसके सर से सिरकती शाल कंधे पर आई। शेराम की आंखों की सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की थी। उसी लम्हे वो शाल सर पर जमा चुकी थी, मगर शेराम के वजूद पर खोलता पानी अंडे जो गुस्से से बहारी और डॉक्टर फुरकान की तरफ बढ़ा।
आप मुझे ऑफिस में मिले। शहराम ने पैंट की जेबों में हाथ डालते भारे सर निगाहों से घूरते हुक्म दिया था। भारे संजीदगी से नजर अपने हाथ में पकड़ी फाइल की तरफ मुतवज्जा थी। शहराम को जवाब नहीं दिया था। मैं आपसे कह रहा हूँ डॉक्टर बहारी, मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिले। शहनाम गुस्से से लफ्ज़ चबाते अब की बार गराया। हॉस्पिटल में कुछ मरीज भी उनकी तरफ मतवजह। डॉक्टर फुरकान संजीदगी से पेशेंट की तरफ मतवजा हो गए। जी, बहारे ने फाइल की तरफ देखते कहा। 2 सेकंड में आप ऑफिस में हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहराम डॉक्टर फुरकान को घूरता वहाँ से चला गया था। शहराम अपने ऑफिस में तैशो एलम में चक्कर लगा रहा था। दिल में चलते भांबड़ शोलों की लपेट में थी। शहराम अपने ऑफिस में तैशो एलम में चक्कर लगा रहा था। दिल में चलते भांबड़ शोलों की लपेट में थी। बात इसका किसी मेल डॉक्टर से बात करना नहीं था, बल्कि डॉक्टर फुरकान से बात करना थी, जो उसकी बीवी के लिए अपने दिल में जज्बात रखता था। जिस तरह डॉक्टर फुरकान से हंसकर बात कर रही थी, उसके अंदर ईंधन दहका चुके थे। उसकी शाल बार बार सर से सरक रही थी। कैसे मुमकिन था उसकी शाल यूं सर से सरक जाए? वो अपनी चादर का बेहद ख्याल रखती थी। सर से चादर सरकने का मतलब था जैसे उसने जानबूझकर सरकाई हो। कैसे कर सकती वह ऐसा? शहराम टेबल पर मुक्का मारता कर आया। शहराम को याद आया था रुखसती से पहले उसने उसे जलाने के लिए अपने कॉलेज में ऐसे ही अपनी कुलीग के सामने उसने सर से दुपट्टा उतार कर उसे जलाया था। शहराम वो याद करके सिलक कर रह गई थी, यानी वो उसे आज भी जला रही थी। वो जानबूझकर डॉक्टर फुरकान से बात कर रही थी। उसके सर से बार बार शॉल का ढलकना भी जानबूझकर था। शहराम का खून रगों में भड़का था। सांसें तेज हो रही थी। शहराम ने टेबल पर हाथ मारे सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ नजरें दौड़ाई। 10 मिनट हो गए थे, वो अभी भी नहीं आई थी। शहराम ने मुंह पर हाथ फेरते गहरे सांस ली। दूसरे ही लम्हे वो ऑफिस से निकलता तेज तेज कदमों से जनरल वार्ड की तरफ बढ़ा। जनरल वार्ड में दाखिल होते शहराम के पूरे बदन में आग दहकी थी। वो अभी भी डॉक्टर फुरकान के पास खड़ी बात कर रही थी। शहराम तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, उसकी कलाई जकड़ी तेजी से जनरल वार्ड से निकला। तमाम पेशेंट्स और कुछ डॉक्टर भी मतवज्जा थे। डॉक्टर फुरकान परेशानी से अपने बाल घने बालों में उंगलियां फेर कर रह गया था। छोड़ो शहराम, मुझे कॉरिडोर से गुजरते भारी अपनी कलाई छुड़वाते हुए दबे अंदाज में चलाई थी। शहराम ने पलटते होंठों पर उंगली रखते हुए सर निगाहों से देखते खामोश रहने को कहा। बाहर ही उसकी सर सुर्ख आंखों को देखते खामोश हुई थी। शहराम की आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हो रही थी। इससे पहले उसने कभी इतनी सुर्खी नहीं देखी थी। बाहर इसकी सर सुर्ख आंखों को देखते खामोश हुई थी। शहराम की आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख थी। इससे पहले उसने कभी इतनी सुर्खी नहीं देखी थी। डरती सांसें कुछ पलों के लिए खामोश हुई थी। उसके गुस्से में रुकती से पहले वाली शहराम की झलक थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। रगों में बर्फ सी जमी थी। शहराम की कलाई सख्ती से दबोचे ऑफिस की तरफ बढ़ा। ऑफिस में दाखिल होते शहराम ने दरवाज़ा धार से बंद कर से दरवाजे के साथ पटका। शहराम, क्या हुआ? ये क्या तरीका है मुझे ऐसे खींच कर लाने का? सब क्या सोच रहे होंगे? शहराम बाहर शहराम की सर सुर्ख आंखों में देखते अपने अंदर के डर पर काबू पाते हो राई। वही सोच रहे होंगे जो तुम सबको दिखाना चाहती थी, यानी सब सोच रहे होंगे शहराम खानसादा अपनी बीवी को इसलिए कलाई से दबोचते वहां से लाया क्योंकि वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द से बात करता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी गैरत जोश मारने लगी। वो अपनी बीवी को कलाई पकड़े वहां से ले आया। शहराम गुस्से से हलक के बल दहाड़ा था। डॉक्टर फुरकान मेरी कुलीग डॉक्टर है, मैं सिर्फ इससे ऑफिशियली बात कर रही थी। पर ने शहराम की धाड़ पर लरसते वजाहत दी। वो इस कदर गुस्सा करेगा उससे अंदाजा ना था।
गुड जोक, शराम इस्तेज़ाई हंसा था। ये शाल सर से क्यों बार बार ढलक रही थी? हाँ, शराम इसके वजूद से शॉल उतार कर दूर उछाली। शराम बहारे चिल्लाई थी। शॉल सर से क्यों बार बार ढलक रही थी? हाँ, शराम ने इसके वजूद से शॉल उतार कर दूर दूर उछाली। शहराम बहारे चिल्लाई थी। चिल्लाओ मत मेरे सामने, खबरदार तुम चीखी। तुम्हारे हलक में हाथ डालकर जबान खींच लूंगा। शहराम उसके दोनों अतराफ में हाथ रखते, उसकी आंखों में देखते, अपनी तपश ज़दा सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते गुर्राया। उसकी इतनी नज़दीकी, उसकी तपस्या सांसों को पछाड़ से बहारे की सांसें तेज़ हुई थी। उसकी कराहट और उसकी आंखों से निकलती चिंगारियों पर लब काटते खामोश हुई थी। जला रही थी मुझे? शराब ने बहारे की काजल की आंखों में अपनी बर्फीली सुर्ख बर्फीली आंखें, अपनी सुर्ख आंखें गाड़े बर्फीले लहजे में पूछा। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बहारे उसकी बर्फीले लहजे पर नजरें झुकाई बोली, ऊपर देखो। शराब सिलकती सांसें उसके चेहरे पर छोड़ता हलक के पल पूरी कुव्वत से धाड़ा था। भारे ने घबराते हुए जल्दी से अपनी निगाहें शहराम पर गाड़ी। अब ये नजरें नीचे नहीं होनी चाहिए जब तक मेरे सवालों का जवाब ना दे दो। ये आंखें मेरी आंखों में कड़ी रहनी चाहिए। शहराम सर लहजे में भंगारा। मुझे जला रही थी उस डॉक्टर फुरकान के साथ हंस हंस के बात करके। और ये शाल तुम्हारे सर से उतरी नहीं, तुमने खुद उतारी थी। और तैयारी ख़ास तौर पे इसलिए की थी ताकि तुम मुझे बता सको तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी मिल सकता है। शहरा में खून उतरी आंखें उस पर गाढ़े बर्फीले लहजे में सवाल की। मैंने कहा तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। पर शहराम की आंखों में देखते कप कपाते लबों से बोली, सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। तुम्हारी फितरत में अच्छी तरह जानता हूँ। मुझसे बदला ले रही थी तुम आज। मुझसे बदला लेने के लिए तुम हर हद तक गिर सकती हो। शराब गुस्से से चीखा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरे ज़रा सा हंसकर बात करने से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। सोचो जो तुमने मेरे साथ की, मुझे कितनी असियत होगी। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। मैं कुछ भी करूँ मिसेस बहारे खान, तुम्हें इतना सा भी हक नहीं पहुँचता। तुम मेरे निकाह में होते किसी गैर मर्द के मतलब तन्हाई में भी बैठ कर एक लम्हे के लिए सोचो। कजा के बात करना तो दूर की बात है। शहराम उसकी बात पर पागल होता हलके पर चीखा था। क्या मतलब तुम कुछ भी करो, तुम्हें सबका हक है? बहार ने गहरे सांस लेते चटकते हुए पूछा। हाँ मुझे हक है, मैं दूसरा तीसरा निकाह कर सकता हूँ, मगर तुम्हें मेरे निकाह में होते मुझे चिल्लाने का भी हक नहीं, समझी तुम? शहराम इसके अतराफ में दरवाजे पर पूरी कुव्वत से हाथ मारता गरजा था। उसके दूसरे तीसरे निकाह वाली बात पर वो पागल हुई थी। आंखों के शबनम बढ़ते सुर्खी इख्तियार कर गई। वही निकाह जो तुम करने जा रहे थे, वही हक जो तुम मेरा किसी और को देने जा रहे थे, क्योंकि तुम्हें खुदा ने हक दिया है। जब तुम्हें खुदा ने हक दिया है तो फिर क्यों अपनी बीवी, अपनी औरत से वादा करते हो तुम सिर्फ उसके हो? क्यों रातों को अपनी बीवी, क्यों क्यों रातों को अपनी बीवी के बदन से खेलते से कान में सरगोशियाँ करते हुए मरते दम तक सिर्फ उसके रहोगे? क्यों अपनी बीवी से ऐसा इश्क करते हो, उसे ऐसा लगता है उस दुनिया की है ही नहीं? क्यों ऐसे लफ्ज़ बोलते हो जिसे सुनकर लगता है ये लफ्ज़ कोई बोल ही नहीं सकता? क्यों उसे बताते हो कि वो तुम लोगों के, वो तुम लोगों के लिए जन्नत की हूर है? पहले दिन की सेज पर क्यों नहीं कहते मुझे खुदा ने हक दिया है बेवफाई का? मैं अनकरीब तुम्हारी जगह, तुम्हारी सेज, तुम्हारा घर, तुम्हारी हर चीज़ किसी दूसरी औरत को दे दूँगा। क्यों नहीं कहते शहराम खान? क्यों नहीं कहते शहराम खान?
ताकि वो आम औरत जिसे तुम ख़ास बनाते हो वो कभी तुम जैसे मर्दों को ख़ास ना बनाए। बहार शहराम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े ज़ियानी चीखी थी। नहीं दूंगा तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन, नहीं दूंगा तुम्हें कोई वजाहत, नहीं दूंगा अब तुम्हें अपनी बेगुनाही के सबूत, नहीं बताऊंगा मैं तुमसे कितना वफादार हूँ जो तुमने आज किया है। मेरे अंदर तुम्हारे लिए आग दहक रही है, दिल कर रहा है तुम्हें इसमें जला दूँ। मेरी बीवी, मेरे बचपन का इश्क मुझे मेरे ही हॉस्पिटल में जलाने के लिए उस डॉक्टर से हंस कर बात करे जिसके दिल में फीलिंग रखता है। चल रहा हूँ मैं, आग भड़क रही है मेरे अंदर। मेरी गैरत मुझे थप्पड़ मारी। शराम ने टेबल की तरफ गुस्से से बोलते टेबल पर पूरी कुव्वत से हाथ मारे थे। अगर इतनी गैरत तुम्हारे अंदर जागी तो डॉक्टर फुरकान को अभी तक इस हॉस्पिटल से निकाला क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अपनी बीवी पर बहुत यकीन था, वो मर सकती कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। राम टेबल पर पड़ा पेपर वेट दीवार पर मारता हुआ आया। बहारे ने अपने लरसते बदन पर मुश्किल काबू पाया था। ये खैराम खान तो रुखसती से पहले शहराम से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। लेकिन अब ना डॉक्टर फुरकान हॉस्पिटल में रहेगा न तुम। शहराम सर्द लहजे में कैसे सुर्ख आंखों से देखते लफ्ज़ जबाते बोला, क्या मतलब इस बात का? बरहारे ने दरवाजे में समाती भीगे लहजे में पूछा। मतलब ये कि डॉक्टर फुरकान ने तुमसे कभी अपनी फीलिंग का इजहार किया है? शहराम ने टेबल पर दोनों हाथ मारते हुए बहारे को सर सुर्ख आंखों से घूरते सर लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, मुझे नहीं पता। ये मुझे तुमसे आज पता चला है। मतलब ये कि डॉक्टर फुरकान ने कभी तुमसे अपनी फीलिंग का इजहार किया? नहीं, मुझे नहीं पता। ये मुझे तुमसे आज पता चला है कि ऐसा कुछ है। बहारी टूटे लफ्ज़ों पर मुश्किल बोली। शहराम उसके लरसते लबों से टूटे लफ्ज़ सुनते चले दिल से तजाया हंसा था। आज के बाद तुम्हारा हवेली से निकलना बंद। तुम हॉस्पिटल में अब अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालोगी। हवेली में रहने वाली बाकी औरतों की तरह अब तुम अपनी ज़िंदगी गुजारोगी, बहराम को संभालोगी जिसे तुम्हारी ज़रूरत है। शहराम ने सीधे होते सर बर्फीले लहजे में हुक्म देते अपना फ़ैसला सुनाया। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझे हुक्म देने का हक खो चुके हो। जब तुम मेरी पाबंदियों में तुम्हारी कभी पाबंद नहीं होंगी। इस हॉस्पिटल से निकालोगे, मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लूँगी। वारे ने गहरे सांस लेते शहराम की आंखों में आंखें गाड़े अपना फैसला सुनाया। अच्छा ऐसी बात है? शहराम ने बाहर गुस्से से बोलते उसकी शाल ज़मीन से उठाते उसकी तरफ बढ़ते शहराम ने गुस्से से अच्छा ऐसी बात है? शहराम ने बहारे को गुस्से से शाल ज़मीन से उठाते उसकी उसकी तरफ बढ़ते उसके गिर्द वो शाल उसके गिर्द देते उसके उसके सर पर देती। भारी अपनी शाल सीने से जकड़े हैरान निगाहों से देखी जो फ़ोन कान से लगाए हुए था। का गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर लेकर आए, 2 मिनट में पहुंचे हूँ, चीखा था। आज के बाद जो गाड़ी तुम्हारे इस्तेमाल में थी अब वो नहीं रहेगी। ना रहीम काका तुम्हारे ड्राइवर के तौर पर कोई भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। शराब बहारे के करीब होता उसके चेहरे पर सिलकती सांसें छोड़ता बोला। दूसरे लम्हे वो बहारे की कलाई पकड़े ऑफिस से बाहर तेज तेज कदमों से बाहर की जाने बढ़ा था। शराब बहारे अपनी शाल अच्छी तरह से इसके साथ बमुश्किल चल रही थी। उसके कदमों का मुकाबला करना मुश्किल था उसके लिए। शराब ने गाड़ी के करीब आते पिछला दरवाज़ा खोलते से बिठाते दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। वो गुस्से से रहीम खान की तरफ बढ़ा जो गाड़ी के पास खड़े थे। रहीम काका आज के बाद बहारे किसी सूरत हवेली से बाहर कदम नहीं निकालेगी। शराब सर लहजे में कहता हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया था।